तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 8 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का क्या यूज होता है हमारे लाइफ में, त्रिकोणमिति हम किस लिए पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति देखते हैं क्या है। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, इसका इंग्लिश में हम लोग त्रिकोणोमेट्री कहते हैं, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री कहने का अर्थ क्या है, ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, और ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ है यानी कि ट्री यानी कि तीन, ठीक है। गोन यानी कि भुजा, एंगल, और मेट्री यानी कि मेट्रॉन, माप, यानी तीन भुजा माप। कहने का अर्थ क्या है कि तीन भुजाओं की माप, तीन भुजाओं को जो मापा जाता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन भुजाओं की माप जो हो गया त्रिकोणमिति कहलाता है। और हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति में तीन भुजा कौन कौन सी मापी जाती है। तो त्रिकोणमिति में जो भी हमारा यूज होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का अर्थ है कि समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री वाला एंगल बना होता है, ठीक है। अब हम कैसे कहेंगे कि समकोण त्रिभुज यूज होता है, त्रिकोणमिति कैसे बनता है। तो त्रिकोणमिति ऐसा थोड़ी है कि किसी त्रिभुज को उठा करके हम उसको त्रिकोणमिति में रख दिए, नहीं। जब भी होगा समकोण त्रिभुज होगा 90 डिग्री वाला जिसमें एंगल बनेगा वही होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो सपोज दैट हम मानते हैं कि जैसे कोई टूर पे जाता है स्टूडेंट सब, तो कहीं गया, अब मान लीजिए दिल्ली गया है कुतुब मीनार देखने। तो एक बच्चा यहाँ खड़ा होकर के कुतुब मीनार को देख रहा है। यहाँ मान लीजिए ये कुतुब मीनार है हमारा, ठीक है। ये कुतुब मीनार को यहाँ से खड़ा होकर के देख रहा है। जब ये बच्चा इस कुतुब मीनार के स्तंभ ऊपर शिखर को देख रहा है, तो हम यहाँ से इस बच्चे की दूरी और कुतुब मीनार के बीच की दूरी अगर पता कर लें कि क्या है, तो हम इसका भी दूरी पता कर सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट क्या है, या बच्चे जो देख रहे हैं इस कुतुब मीनार के शिखर को, तो मतलब बच्चे से लेकर इस कुतुब मीनार के शिखर के बीच की दूरी क्या है। तब यहाँ पे देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार होता है। यहाँ से जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन करके तैयार होता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। दूसरा एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं आप मेले में घूमने गए, तो एक स्थान से यहाँ पे हैं आप, यहाँ से आप देखें कि एक बच्चा बैलून छोड़ता है, यहाँ से बैलून छोड़ता है। बैलून यहाँ पे है, ठीक है, बैलून यहाँ पे है, यहाँ पे बैलून है। और यहाँ से आप देखते हैं इस बैलून को, यहाँ से जहाँ से बैलून छोड़ा गया है वहाँ से आप देखते हैं इस ऊंचाई पे बैलून को, और बैलून के पास जाते जाते आप देखते हैं कि बैलून कुछ दूर और ऊपर चला गया है, जो आपको बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यूज हो रहा है, समकोण त्रिभुज का यूज हो रहा है, तो इसमें भी हम यूज करेंगे। बुक में भी आपका दिया हुआ है, देखिए अगला पृष्ठ निकाल करके इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द ट्री जिसका अर्थ है तीन, और गोन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ है माप, यानी कि तीन भुजाओं की माप से हुई है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने के लिए करते थे। किस लिए करते थे, तो पृथ्वी से ग्रहों की दूरियां, तारों की दूरियां आदि मापने के लिए इसका यूज करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां जो हैं त्रिकोणमिति संकल्पनाओं द्वारा ही आधारित होता है या इन्हीं पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जानना जरूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, हम हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो।
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल का ही मामला है। ये राइट एंगल एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे हम कुछ नाम कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं, ABC हो गया। ये जो हमारा एंगल है ये हो गया कर्ण, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये हो गया आधार, ये आधार। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम चाहें तो लंब भी निकाल सकते हैं, आधार भी निकाल सकते हैं, कर्ण भी निकाल सकते हैं। अब यदि हम यहाँ कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट चढ़ जाएगा। कर्ण बराबर हम क्या लिखेंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर हटा है ऊपर से, ये स्क्वायर के बदल इस इक्वल की इस साइड आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं, तो कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं, एच लिखते हैं। एच कहने का मतलब क्या है, हाइपोटेनस। लिख देंगे नीचे P यानी कि लंब और B यानी कि आधार, बेस यानी कि आधार। अब H यानी कि कर्ण, H यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया आपका। और वहीं पे बात करें B बड़ा B छोटा b कोई भी लिख सकते हैं। B यानी कि आधार हमारा हो गया। आधार कहने का अर्थ है कि बेस हो गया, बेस। और वहीं P की बात करें तो P यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। P लंब हो गया। अब लंब किस पे होगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसी पे लंब होगा ना। अब एक बात और बताना चाहते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम में, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन हाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको बढ़िया से बता देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में जो है हमारा ये जो कर्ण है, कर्ण चेंज नहीं होता है, इसका जो स्थान है निश्चित है, ये नहीं बदलता है। कर्ण का स्थान निश्चित रहता है। यहाँ पे हम अगर ऐसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमारा ये कर्ण हाइपोटेनस हो गया, ये P यानी कि लंब हो गया। हम अगर P भी लिखे तो आपको समझना है कि P यानी कि परपेंडिकुलर लंब है और B यानी कि आधार, बेस लिख रहे हैं। तो ये जो हमारा लंब है, लंब का स्थान निश्चित नहीं होता है, इन दोनों का स्थान निश्चित नहीं होता है, बदलते रहता है, लेकिन इसका स्थान निश्चित होता है, ये अपने जगह पे स्थिर रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई यहाँ से देख रहा है, यहाँ से अगर एंगल बना रहा है, यहाँ से मान लीजिए अगर ये कुतुब मीनार का शिखर है, यहाँ से कोई बच्चा ऐसे देख रहा है तो हमारा जो एंगल यहाँ बनेगा, तो यहाँ कुतुब मीनार से लेकर के इस बच्चे के बीच की दूरी हमारा आधार हो गया। अगर मान लीजिए हम यहाँ न लेकर के, मान लीजिए यहाँ एक ये मंदिर का जो समझ रहे हैं ना, मंदिर के सीढ़ी के पास रखा हुआ कोई गमला है, कोई फूल है, ठीक है। ये छत है, कोई लड़का अपने छत के टहलते टहलते वहाँ से देखा कि नहीं यहाँ मंदिर के गमले के पास फूल रखा हुआ है, यहाँ से वो देख रहा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है। तो इसमें कौन सा बेस हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा जो बेस होगा ये वाला हमारा बेस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एंगल बन जाएगा। जब ये बेस होगा तो इस समय हमारा ये परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाएगा। और जब यहाँ बेस होगा, यहाँ से कोई देखेगा तो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस रहेगा। और यहाँ से कोई देखेगा तो ये हमारा बेस बन जाएगा। जहाँ से एंगल बनेगा, जहाँ से जो एंगल बनेगा वो बेस होता है, और एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, और एंगल के ये वाला जो एंगल जिस पे बनता है वो आधार होता है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे कर्ण की बात कर लिए हैं। अब कर्ण के बाद हम लंब की ओर देखते हैं कि लंब क्या होता है। तो हमने देखा कि कर्ण देख लिए कि कर्ण क्या होता है। तो कर्ण बराबर हम देखें कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब हम देखें कि लंब क्या होता है भाई। तो लंब स्क्वायर पहले देखते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम आधार देखेंगे। तो आधार स्क्वायर क्या होगा, आधार का होल स्क्वायर क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। अब इसमें हम अगर लंब निकालना है, केवल स्क्वायर ना है, तो इस स्क्वायर को हम उस साइड ले जा करके इस पे अपना ये रूट भी चढ़ा सकते हैं। जैसे कि लंब यानी कि P निकालना है लंब हमारा, तो अंडर रूट ऑफ
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, यानी कि कर्ण के स्क्वायर यानी माइनस आधार स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। अब चलिए हम इतना समझने के बाद चलते हैं अपने त्रिकोणमितीय अनुपात पे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा जो कहता है, यहाँ पूछा गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है, हमने ले लिया समकोण त्रिभुज। इसका कुछ नेमिंग कर देंगे, ए बी सी। समकोण है तो जाहिर सी बात है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा। थीटा क्या है? थीटा भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसको हम एंगल मानते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली लोग थीटा लेते हैं, इसलिए हम भी यहाँ पे थीटा का यूज करेंगे। अब थीटा हो गया, तो थीटा का जो नीचे है ये हमारा बेस बन गया, जहाँ से एंगल बना वो बेस हो गया। और थीटा के सामने वाला जो भुजा हो गया, सामने जस्ट सामने, ये हमारा पी परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया। और ये जो बड़ा वाला है ये तो इसका स्थान निश्चित है, यानी कि ये हमारा हाइपोटेनस यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया। अब इसमें जो अनुपात होता है, ये अनुपात होता है कि कोण ए यानी कि एंगल ए का साइन क्या होगा। साइन क्या होगा? साइन कहने का अर्थ है कि साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। लंब कहने का अर्थ कि पी बटा एच होता है, ठीक। और वहीं एंगल ए का जो है कोसाइन क्या होगा? कोसाइन कहने का अर्थ है कि कॉस थीटा क्या होगा? तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यानी कि बी होगा, आधार बटा कर्ण। और वहीं एंगल ए, अभी एंगल ए पे ही बात चल रही है तो अभी हम एंगल ए की ही बात करेंगे। एंगल ए का टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट कहने का अर्थ है कि टैन, टैन थीटा। टैन थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर थीटा लिखेंगे, अगर थीटा में कोई एंगल का वैल्यू दिया रहेगा 30, 40, 45, ये हमेशा न्यून कोण रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो रहेगा न्यून कोण 90 डिग्री से कम रहेगा। यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा उतना लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम टैन थीटा लिखेंगे, टैन ए भी लिख सकते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। वहीं पे हम बात करें, अगले पेज पे चलते हैं अपने। अगला पेज में है कि एंगल ए का कोसेंट वैल्यू क्या होगा, यानी कि कॉसेक थीटा क्या होगा? तो कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा होता है साइन का। तो साइन का उल्टा इसमें क्या होगा, यानी कि साइन में क्या होता था? लंब बटा कर्ण। तो इसमें क्या होगा? कर्ण बटा लंब, ठीक है। उसी प्रकार से एंगल ए का सेकेंड क्या होगा, यानी कि सेक थीटा क्या होगा? ये कॉस का उल्टा होता है। हम लोग आधार बटा कर्ण लिखते हैं, तो इसमें कर्ण बटा आधार होगा हमारा, कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार हम एंगल ए का कोट टेंजेंट लेंगे। कोट टेंजेंट कहने का अर्थ है कि कॉट थीटा और टेन थीटा का ये उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि उसका विलोम होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो कॉट थीटा में हम लोग लिखेंगे कि आधार बटा लंब। साइन ये टेन थीटा में क्या लिखते थे? लंब बटा आधार। तो इसमें लंब आधार बटा हम लंब लिखेंगे। ये हमारा एंगल, ये ए था, ये 90 डिग्री था, ये बी था, ये सी था। इसमें ये ए हमारा एंगल था, यहाँ पे ए हमने लिया था, ये हाइपोटेनस यानी कि हमारा कर्ण था, ये हमारा लंब था। इस एंगल पे जो बना है ये हमारा बेस था, यानी कि आधार था। अब हम बात करते हैं कि अब कौन किसका व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि देखिए साइन जो होता है, साइन थीटा, वो साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम। साइन किसका व्युत्क्रम होता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? साइन थीटा का। वहीं हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस जो होता है सेक थीटा का व्युत्क्रम। और टेन थीटा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम कहने का मतलब कि उल्टा, रिवर्स होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा
एंड कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कि 1/sec थीटा, और वहीं हम tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा। इसके जगह पे हम cot थीटा भी लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। वैसे ही सारे में हम अप्लाई कर सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा भी हम लिख सकते हैं। इसमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, हम आपको नोट डाउन करवाना चाहते हैं, और ये जितने भी सारे फार्मूले हैं हम इन सब को एक जगह लिख देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा P/H यानी कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा B/H, B यानी कि आधार बटा कर्ण, टैन थीटा P/B, और वहीं कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा H/P, इसका उल्टा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। वहीं सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा में H/B इसका उल्टा हो गया। कॉट थीटा की बात करें तो इसका उल्टा यानी कि B/P। ठीक है। अब एक और होता है टेन थीटा का फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेन थीटा में होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा हुआ तो ये कैसे हो गया भाई, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है P/H है, बटा नीचे कॉस का वैल्यू क्या है B/H। B/H कहने का मतलब आधार बटा कर्ण। अब इसको नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होगा, तो H से H हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, तब हमारा P/B यानी कि लंब बटा आधार बच जाएगा। अब यहाँ पे हम बार बार यूज अपना कर, और सेम इसी प्रकार से हम टेन थीटा का हो गया, और इसी प्रकार से हम कॉट थीटा का भी देखते हैं कि कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा, यानी कि नीचे वाला ऊपर, यानी कि कॉस थीटा हमारा ऊपर चल जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है। कॉस थीटा का वैल्यू होता है B यानी कि आधार बटा कर्ण, बटा साइन थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण। अब इसको हम देखिए डिटेल्स में थोड़ा बताते हैं। B/H हो गया, नीचे वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। अब इसको काटने पे हमारा कॉट थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि आधार बटा लंब हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा जो निकल गया और टेन थीटा का वैल्यू भी निकल गया। ये जो हमारा फार्मूला है, ये प्रूव्ड करने वाला जो आता है कि साइन थीटा कॉस थीटा में जो प्रूव्ड करने वाला आता है, उसमें हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि ये साइन थीटा हम बात करें तो थीटा क्या, साइन थीटा तो क्या साइन और थीटा का गुणनफल है, तो नहीं। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है कि साइन ए या साइन थीटा, साइन और ए का गुणनफल नहीं है, ये पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ए से अलग रहकर साइन का कोई अर्थ नहीं होता है। जब ए से अलग होता है, जब हम ये एंगल लेते हैं, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे ABC, जब हम साइन है तो साइन में क्या, साइन में पूछा जाता है ABC, अगर कोई चीज़ एंगल नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। जब तक इसमें किसी एंगल को हम नहीं जोड़ते हैं, साइन A जोड़ दिए तो इसका वैल्यू हो गया, साइन C जोड़ दिए तो इसका वैल्यू हो गया। हम इसमें साइन B नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री है, और ये जो हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है ये हमेशा न्यून कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है। तो अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर पहला 8.1 और देखते हैं सॉल्यूशन हम कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th NCERT 8.1 है पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कहने का अर्थ है कि साइन A कॉस A, साइन C कॉस C का मान निकालना है। तो चलिए हम मान निकालते हैं। तो जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है वैसे हम बनाते चलते हैं। तो पहला पूछा है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हम बनाते हैं। यहाँ पे त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज बनाना है, B समकोण है, यहाँ पे B हम ले लिए समकोण। अब ये नहीं दिया गया कि यहाँ C ले यहाँ B ले, कहीं भी हम ले सकते हैं। यहाँ जैसे C लेते हैं, यहाँ A लेते हैं, ठीक है। अब कहा गया है कि B समकोण है, AB 24 है, AB बराबर 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर, BC हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछा गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए पहला साइन A कॉस A है, तो साइन A का क्या फार्मूला होता है,
साइन ए का फार्मूला होता है पी बटा एच, कॉस ए का फार्मूला होता है कॉस ए या कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच। तो कॉस ए यहाँ पे थीटा कहाँ बन रहा है, साइन वाले में ए यानी कि यहाँ पे एंगल बनेगा, यानी कि इसका जो बेस होगा ये होगा और इसका लंब होगा ये होगा। तो यहाँ पे पहले इसमें हमारा एच नहीं मिल रहा है, पी तो है, बी भी दिया हुआ है, बी दोनों लेकिन एच हम पहले निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का यूज हम कैसे करेंगे, तो पी स्क्वायर कहाँ से आएगा, पी स्क्वायर कहने का अर्थ है कि पी स्क्वायर हम यहाँ से तो इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, तो हम इसको पी लेते हैं, चूँकि थीटा के सामने वाला एंगल जो होता है भुजा होता है वो पी होता है, लंब होता है। तो 7 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 24 का स्क्वायर, स्क्वायर इसका हटाएंगे तो इसमें अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 749, और 24 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 24 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो हमारा 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, 576। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा, यानी कि इसका वर्गमूल जो होगा 25 होगा। हमारा एच का वैल्यू जो आया 25 आया। अब हम इन सब का वैल्यू निकालेंगे कि साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है। तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच। पी बटा एच कहने का मतलब कि लंब बटा कर्ण। अब लंब कौन सा है, यहाँ से लंब सामने वाला भुजा ये हो गया, यानी कि 7 हो गया हमारा, और कर्ण कौन सा होगा, कर्ण एच हो गया, यानी कि 25 हो गया। दूसरा में पूछा है कि कॉस ए, तो कॉस ए यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कौन होगा, एंगल यहाँ बना तो ये आधार होगा, ऐसे हम घुमा लेंगे, इसका ये आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो इसमें क्या होगा 24 बटा 25। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी एंगल इसमें यहाँ पे आ गया, साइन सी और कॉस सी, तो फार्मूला सेम रहेगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच और इसमें बी बटा एच। तो पी सी एंगल कहाँ बनेगा, सी एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा तो इसके सामने ये होगा हमारा पी, तो पी यानी कि 24 हो गया, और एच सेम रहेगा तो एच हमारा 25 हो गया। इसी प्रकार से जिस एंगल पे ये बना है तो ये बेस हो जाएगा 7 बटा 25, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला का राइट आंसर 7-25 और 24-25, दूसरा का आंसर 24-25 और 7-25 है। तो आज हम इतना तक ही अपना लेक्चर छोड़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम 8.1 को कंप्लीट करेंगे। और लेक्चर कैसा लगा रिव्यू दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।